गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। देखिए यस्टरडे हम बेटे स्टाफिंग वाला लेसन कर रहे थे, तो स्टाफिंग में हमने सोर्स पढ़े थे बेटे, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमने पढ़े थे। देखिए रिक्रूटमेंट के भर्ती के दो सोर्स होते हैं, एक तो भर्ती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही की जाती है बेटे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कैसे की जाएगी? ट्रांसफर के जरिए या प्रमोशन के जरिए या फिर ले ऑफ कर दिया जाता है कई बार एम्प्लॉइज का, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनल रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात आती है कि भाई बाहर से हम एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटे, ठीक है। तो बाहर से हमने जो सेलेक्ट करने थे एम्प्लॉय, उसके अलग अलग मेथड थे, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी जिसमें एक बुलेटिन बोर्ड पर बेटे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन दे दी जाती है और उसे फैक्ट्री गेट पर टांग दिया जाता है। लेस स्किल जॉब के लिए या लेबर के लिए ये इस तरह का मेथड यूज किया जाता है बेटे, ठीक है। आते जाते लोग उसे देखते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर था कैजुअल कॉलर, भाई रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन के पास रिज्यूम आते रहते हैं और जब कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन उन रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करके कॉल करके बुला लेते हैं जो उन्हें सुटेबल कैंडिडेट लगता है उसे। मीडिया एडवर्टीजमेंट, आप न्यूज़पेपर हो गए, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, उसके थ्रू भी आप क्या दे सकते हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जो गवर्नमेंट सेटअप करती है एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटे। हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप करती है, ठीक है। और वहां पर जो बेरोजगार लोग होते हैं वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं बेटे, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सचेंज का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उनका कंपनियों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। एचआर मैनेजर को जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भेज देता है बेटे, ये गवर्नमेंट सेटअप करती है। इसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी, सेम सेम बेटे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह होती है। डिफरेंस ये है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट होते हैं बेटे, गवर्नमेंट उसे सेटअप करती है, जबकि प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर सेटअप करता है, ठीक है। फिर था मैनेजमेंट कंसल्टेंट या हेड हंटर्स, जब भी हमें मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज की आवश्यकता होती है, मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज हमें चाहिए होते हैं, तो हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट का यूज करते हैं। वो लोग बेटे मैनेजर्स के साथ उनका कॉन्टैक्ट रहते हैं, अपने यहाँ वो बहुत सारे लोगों को लगाते हैं, ट्रेन करते हैं मैनेजर पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो उन्हें सप्लाई कर देते हैं। फिर था कैंपस रिक्रूटमेंट, भाई अच्छे यंग ब्लड अगर आपको चाहिए बच्चे, ठीक है, जिसमें मेहनत करने का एंथुसियाज्म होता है, ठीक है, जिनमें लगन होती है काम करने की बच्चे, ठीक है, तो फिर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके रिक्रूटमेंट कर सकते हो। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनसे आप रिकमेंडेशन या सिफारिश मांग सकते हो या वो किसी की सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें आप अपॉइंट कर लेते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपको बेटे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करवाना है तो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टेलीकास्टिंग, आप टीवी पर जॉब निकलवा सकते हैं, टीवी पर एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आप जॉब निकलवा सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। फिर है वेब पब्लिशिंग, और आज के समय तो बेटे बहुत सारी साइट्स वगैरह हैं, ठीक है, जहां पर आप, और मोस्ट कॉमन है आज के समय तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन सबको पता है भाई, naukri.com हो गया, jobstreet.com हो गया, तो वहां पर वो अपने रिज्यूम को अपलोड कर देते हैं। इंटरेस्टेड कंपनियां उन रिज्यूम को देखती हैं और जिन्हें सुटेबल लगता है उन्हें वो कॉल करके बुला लेते हैं बेटे। तो वेब पब्लिशिंग आज के समय मेरे हिसाब से सबसे कॉमन जरिया होता है रिक्रूटमेंट का बेटे, ठीक है। तो अब देख लीजिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, मेरिट और डीमेरिट पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की। तो सबसे पहले आते हैं मेरिट के ऊपर, यानी लाभ क्या है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। सबसे पहला है क्वालिफाइड पर्सनल। पर्सनल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कई बार, ठीक है, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज से। तो क्वालिफाइड अच्छे एम्प्लॉइज हमें यहाँ पर मिल जाएंगे बेटे, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के माध्यम से हम जो अच्छे क्वालिफाइड निपुण व्यक्ति होते हैं, अच्छे पर्सनल्स होते हैं, उन्हें इजीली अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए, द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, एक मौका प्रदान करती है कि वो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री कर सकते हैं, जबकि इंटरनल रिक्रूटमेंट उन्हें मौका नहीं देती कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री कर पाए, लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट देती है। This benefit both the organization as well as to the applicant from the outside। तो इसका एडवांटेज फिर दोनों को ही मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है
उस एप्लीकेंट को मिलता है जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है बेटे। तो बोथ विल गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द सेम, ठीक है। तो क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिल जाते हैं, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है वाइडर चॉइस, वाइडर चॉइस। तो बेटे देखिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जब कंपनी निकालती है तो उसे देखकर बहुत सारे अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करते हैं, अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल वहां अप्लाई करते हैं बेटे। तो इतने सारे लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इतने सारे रिज्यूमे, इतने सारा बायोडाटा आ जाता है बेटे लोगों का, और आप वन बाय वन उन बायोडाटा को सर्च करते हो, ठीक है। जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसे चेक करते हो, एक्सपीरियंस चेक करते हो, स्किल्स चेक करते हो, और आपको जो बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट कैंडिडेट जो बेटे लगता है कि जो इस जॉब को पूरा कर सके, उसे आप बुला लेते हो। तो कंपनी के पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में वाइड चॉइस हो जाती है, काफी सारे रिज्यूम में से वो एक बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। जबकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में ये चॉइस नहीं होती। इंटरनल रिक्रूटमेंट में पता होता है भाई किसका प्रमोशन होना है या किसका डिमोशन हो, वो एक पर्सन को ही हम प्रमोट कर देते हैं, कोई और चॉइस होती ही नहीं है हमारे पास। बट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में इतने सारे रिज्यूम आपके पास आते हैं, इतने सारे लोग एप्लीकेशन भेजते हैं, तो उन नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से, इतनी सारी एप्लीकेशन में आप एक बेस्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, एक बेस्ट पर्सन को हायर कर सकते हो। तो आपसे कहा गया है बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज मैनीफोल्ड, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती है कई गुना बढ़ जाती है, लॉट ऑफ नंबर ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो जाती है। इन टर्न इट इंक्रीज द एरिया ऑफ चॉइस, तो इससे एरिया ऑफ चॉइस भी काफी वाइडर हो जाता है। आप बहुत सारे एप्लीकेशन में से एक बेस्ट एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो। द मैनेजर्स कैन अपॉइंट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, तो मैंने बताया जो मैनेजर है वो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग द कैपेबिलिटी एंड टैलेंट ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स के टैलेंट को देखते हुए, उनकी बेटे स्किल्स को देखते हुए, उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेकंड एडवांटेज है हमारे पास वाइडर चॉइस आ जाती है, बहुत सारे लोगों में से हमें चुनना होता है तो हम आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड एडवांटेज देखिए फ्रेश टैलेंट, फ्रेश बिल्कुल। तो इसके जरिए आप एक फ्रेश टैलेंट को, एक नौजवान यंग ब्लड को हायर कर सकते हो बेटे। और जो यंग ब्लड होता है जिसने अभी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट की है, जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, या अपना कोई, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट किया है बेटे, तो एकदम फ्रेश टैलेंट, उसके माइंड एकदम नया चलेगा, नए नए आइडिया उसके माइंड में आएंगे बेटे, ठीक है। और वो लेथर्जिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक पर्सन काम को कर करके कई सालों तक तो लेथर्जिक सुस्त हो जाता है, लेकिन जब एक नया बच्चा आता है बेटे तो वो उस काम को बढ़िया ढंग से करता है, पूरे मन से, पूरी लगन से करता है बेटे, और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट में तो व्यक्ति बार बार काम को करते रहते हैं, तो उन्हें इम्प्रूवमेंट को कोई स्कोप दिखता ही नहीं, उन्हें लगता है भाई मैं ही बेस्ट हूँ। लेकिन जब एक नया कैंडिडेट आता है तो वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, जिसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचता है, और उन्हें एक फ्रेश टैलेंट मिल जाता है काम को परफॉर्म करने के लिए। देखिए the external source of recruitment help the people with new and modern ideas to enter an organization, which certainly help the organization। तो बेटे जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है वो लोगों को बेटे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और न्यू आइडिया, न्यू टेक्निक प्रोवाइड कराती है, जिसका जो एडवांटेज है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बेटे, ठीक है। तो फ्रेश टैलेंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास और इसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचता है, ठीक है बेटे, और वो काफी आगे लीड कर सकते हैं, काफी अच्छा काम वो कर सकते हैं। तो फ्रेश टैलेंट। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। देखिए इंटरनल रिक्रूटमेंट में तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, हमने उसकी लिमिटेशन में पढ़ा था कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में कोई स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं होती, क्योंकि वही पुराने लोग आपस में काम करते रहते हैं बेटे, उन्हें पता होता है किसका प्रमोशन होना है, किसका डिमोशन वगैरह होना है, तो उनकी जो कंपेटिटिव स्पिरिट होती है वो मर जाती है, जो प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन की भावना होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कंपेटिटिव स्पिरिट जो है वो डेफिनेटली आपको बेटे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में देखने को मिलती है। अगर लोगों को पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को पता है बेटे कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो बाहर से कोई भी नया पर्सन आकर हमारी जगह ले सकता है, हमारा प्लेस ले सकता है बेटे, तो इससे बेटे कंपटीशन की भावना बढ़ती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में भी, और जो नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है उसमें भी। एक नया एम्प्लॉय बेटे नया टैलेंट, फ्रेश आइडियाज, ठीक है, ये लेकर आता है, और उसके फ्रेश आइडिया हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बेटे फायदा पहुंचाए, और उस नए पर्सन को देखते हुए जो पुराने ओल्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो भी उसे कॉम्पिटिशन देने की कोशिश करते हैं।
अदरवाइज उन्हें लगता है कि ये नया पर्सन आया, इसने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो इसका प्रमोशन होगा, ये मैनेजर बन जाएगा और हमें इसका ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो बेटा इसका एडवांटेज तो दोनों को मिलता है, जो नया एम्प्लॉय है उसे भी और उसे देखकर पुराने एम्प्लॉयज भी अपनी, ठीक है, स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचेगा। तो डेफिनेटली एक कंपेटिटिव स्पिरिट वो एक लेकर आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये भी फायदा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। So when the existing employee in the organization come in the contact with new employee, तो जब existing employee नए employee के contact में आते हैं, ठीक है, then a spirit of competition is born। तो एक spirit of competition का जन्म होता है, spirit of competition born होती है। Consequently परिणाम स्वरूप their work performance will be improved। तो उनकी work performance क्या हो जाएगी? Improved हो जाएगी, ठीक है, work performance will be improved। Fifth है less chances of favorism। लेस चांसेस ऑफ फेवरिज्म। फेवरिज्म का मतलब होता है बेटे भेदभाव करना, या जिस पर्सन को हम पसंद करते हैं उसी का ही प्रमोशन करना, उसी को बेटे सारा सपोर्ट करना, बाकी को सपोर्ट नहीं करना, बाइसनेस शो करना, पार्शियलिटी शो करना बेटे, तो ये होता है फेवरिज्म। तो जब रिक्रूटमेंट बेटे इंटरनली की जाती है, अंदर से ही रिक्रूटमेंट की जाती है, तो डेफिनेटली एक मैनेजर जो होता है अपने फेवरेट एम्प्लॉय के प्रति बाइसनेस दिखा देता है, वो पार्शियल हो जाता है। जो पर्सन उसे अच्छा लगता है बेटे उसको वो प्रमोशन कर देता है, काम के आधार पर प्रमोशन ना करके अपनी बाइसनेस, अपने फेवरिज्म, अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग फिर वो प्रमोशन करता है। तो इससे बेटे बाइसनेस आ जाती है, ठीक है, फेवरिज्म आ जाता है। जबकि जो बाहर से हम एम्प्लॉय लेकर आ रहे हैं, हम उन एम्प्लॉय को नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते बेटे, ठीक है, तो उसके टैलेंट के आधार पर, उनकी योग्यताओं के आधार पर, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनके स्किल्स के आधार पर रिक्रूटमेंट की जाती है। So external recruitment brings a new faces and all the applicant happen to be new for the manager। तो बेटे जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उसमें नए फेसेस, नए चेहरे को हम क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, नए मैनेजर्स को या नए एम्प्लॉयज को हम अपॉइंट करते हैं। दिस एलिमिनेट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरिज्म। तो इससे फेवरिज्म की जो पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं होती हैं वो खत्म हो जाती है, उनका एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेरिट्स। अब आ जाते हैं डीमेरिट्स के ऊपर। डीमेरिट्स देख लीजिए। डिमेरिट्स यानी कि नुकसान। पहला नुकसान देखिए डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो भाई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो चिढ़ेंगी चिढ़ेंगी जलेंगी जलेंगी, जब बाहर से कोई एम्प्लॉय आएगा वो मेहनत करेगा, ठीक है, और उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो चिढ़ेंगे चिढ़ेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि डिससैटिस्फैक्शन हो जाता है, ठीक है, डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनमें डिससैटिस्फैक्शन हो जाते हैं, वो असंतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है भाई बाहर से पर्सन आएगा, हम पर अपनी हुकूमत चलाएगा, हमारी इंपॉर्टेंस गिरेगी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली वो डिससैटिस्फाई महसूस करेंगे, ठीक है। तो देखिए when the external system of recruitment is adopted, तो जब भी external system को हम adopt करते हैं, it puts an end to the chances of promotion of existing staff। तो इससे जो existing staff होता है उनके प्रमोट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दिस नेचुरली इफेक्ट देयर मोरल। इससे उनका जो मोरल होता है, कहते हैं उनकी जो मोटिवेशन लेवल होता है वो गिर जाता है। उन्हें लगता है हम कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, भाई बाहर से एक दिन एम्प्लॉय आएगा और हमारी सीनियर पोजीशन पर वो बैठ जाएगा, गद्दी पर वो बैठ जाएगा, तो उनमें बेटे निराशा आती है, ठीक है, उनमें डिससैटिस्फैक्शन आता है। उन्हें लगता है भाई बाहर से एम्प्लॉय आएंगे, उन्हीं को ये रिक्रूट करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे, हम तो कितनी मेहनत कर ले, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो इससे वो डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। So this naturally affect their morale, उससे उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है, and they do not work with complete dedication, और वो complete dedication के साथ काम नहीं कर पाते। Second है lengthy process। भाई एक्सेल रिक्रूटमेंट काफी लेंथी प्रोसेस होता है, अलग से हमें काम टाइम निकालना पड़ता है, वैसे पूरा दिन देना पड़ता है, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनका टेस्ट होता है, उनका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, वैसे ठीक है, उनका इंटरव्यू कराया जाता है, तो काफी लेंथी प्रोसेस के थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जाती है। तो इसमें समय और कॉस्ट काफी लगती है ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए The external process of recruitment involve advertisement and a long process of selection। तो external recruitment में एक लंबा प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें काफी लंबी एडवर्टीजमेंट हमें देनी पड़ती है, ठीक है, and all the training has to be given।
पूरी तरह से हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है कैंडिडेट को, विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स, में बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। सो देयरफॉर इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो काफी एक्सपेंसिव होता है और लेंथी प्रोसेस भी होता है, काफी लंबा समय हमारा लग जाता है। ठीक है, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जैसे एडवर्टीजमेंट आती है, फिर एप्लीकेशन आती है, फिर उनका सिलेक्शन किया जाता है, विच कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। Since it is a lengthy process, sometimes it is not considered appropriate. तो lengthy process होने के कारण इसे appropriate नहीं माना जाता। थर्ड है costly process। ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होते हैं उसमें बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, समय काफी लगता है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करानी पड़ती है, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करवाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा खर्चा आता है। इसीलिए जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस होता है, काफी खर्चा हमारा लग जाता है, तो ये भी इसका एक नुकसान है। फिर चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, तो कई बार बेटे रॉन्ग सिलेक्शन होने के चांस भी हो जाते हैं, क्योंकि एक आउटसाइडर पर्सन है, हमें नहीं पता उसका नेचर कैसा है, हमें नहीं पता उसका एग्रेशन कैसा है, हो सकता है बेटे वो कोई क्रिमिनल ना हो, कहीं उसने कोई अपराध ना किया हुआ, तो सम टाइम बेटे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में एक रॉन्ग सिलेक्शन होने के चांस भी होते हैं। तो चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय होते हैं उनके बारे में तो हमें सब कुछ पता होता है, उनके नेचर के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में बेटे सारा ज्ञान हमें होता है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, सब कुछ हमें पता होता है। लेकिन जब हम बाहर से एक एम्प्लॉय लेकर आते हैं तो उसके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। हो सकता है उसने कोई गलत काम किया, हो सकता है उसने कोई मर्डर किया, हो सकता है उसने कोई चोरी की हुई है बेटे, डकैती की हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो कई बार सम टाइम एक रॉन्ग सिलेक्शन होने के चांस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो देखिए, सिंस देयर इज नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द एक्सटर्नल कैंडिडेट, तो एक्सटर्नल कैंडिडेट के बारे में हमें बेटे ज्यादा इंफॉर्मेशन का नहीं पता, ठीक है, तो इसीलिए होता क्या है, सम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, तो रॉन्ग सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है देखिए। ठीक है, तो इट कैन कॉस्ट द ऑर्गेनाइजेशन हैवली, तो कई बार फिर इसका जो नुकसान है वो ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ जाता है। अगर हमने एक रॉन्ग सिलेक्शन कर दिया तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेटे बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बेटे बंद होने की कगार पर आ सकता है। और फिफ्थ है इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से लेबर टर्नओवर में इंक्रीज आता है। लेबर टर्नओवर मैं बता चुका हूँ, एक साल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं उसे हम लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं। तो एक साल में जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेबर टर्नओवर रेट बेटे कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द रेट एट व्हिच द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस रेट से या जिस दर से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं उस रेट को या उस दर को हम लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं। तो इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर रेट, तो किसमें इंक्रीज होता है, लेबर टर्नओवर रेट में इंक्रीज होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने वाले एम्प्लॉयज की संख्या होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें काफी इंक्रीज आता है। सो व्हेन द एम्प्लॉयज आर convinced that they will not be able in position to get any promotion, तो जब एम्प्लॉय को लगता है कि उनका प्रमोशन मुश्किल है, उनका प्रमोशन बेटे नहीं हो पाएगा, ठीक है, फ्यूचर के अंदर, देन दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, कंसीक्वेंटली परिणाम स्वरूप द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इज इंक्रीजेस, तो इससे लेबर टर्नओवर की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। दिस सीरियसली इफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। This does not encourage good talented people to feel attracted towards organization, इससे जो अच्छे talented लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ नहीं पाते, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये था आपकी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब शुरू हो रहा है आपका 6.3 सिलेक्शन। 6.3 सिलेक्शन, ठीक है बेटे, सिलेक्शन ये थी रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आती है और सिलेक्शन में उन एप्लीकेशन को रिड्यूस किया जाता है। सिलेक्शन के दौरान बेटे जो हमारे एप्लीकेशन आई उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक उन्हें जिन्हें बेटे सेलेक्ट करने के लिए हमने कंसीडर किया है, और दूसरा उन्हें जिन्हें हम बिल्कुल सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन मैच ही नहीं कर पा रही है, उनकी क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटे सेलेक्ट हो सके। ठीक है,
तो उनकी अलग लिस्ट बन जाती है, दूसरों की अलग लिस्ट बन जाती है। फिर जो बेटे कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं उस जॉब को पूरा करने के लिए, फर्दर फिर उनके ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उनका बेटे इंटरव्यू लिया जाता है, उनका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है बेटे, उनका कम्युनिकेशन लेवल चेक किया जाता है, उनकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, सारे काम चेक किए जाते हैं और फिर उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है बेटे। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस था क्योंकि उसमें हम एप्लीकेशन को बढ़ाते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उन्हें हर स्टेप पर रिड्यूस कर दिया जाता है बेटे। मान लीजिए हमने 100 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जिनका सिलेक्शन हो सकता है, हमने प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया, उसमें 20 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, फिर टेस्ट लिया, टेस्ट में फर्दर 20 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए बेटे, ग्रुप डिस्कशन लिया, उसमें 10 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, फिर एक फाइनल इंटरव्यू हुआ, उसे भी बेटे 10 लोग कर नहीं पाए, तो इससे जाकर 100 में से फाइनली 30 लोगों का सिलेक्शन हुआ बेटे। तो ये होता है सिलेक्शन, एक नेगेटिव प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है हर स्टेप पर रिड्यूस हो जाती है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिलेक्शन का इंट्रोडक्शन आ रहा है आपके सामने कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिगिंस वंस द नीड ऑफ एम्प्लॉय इज डिटरमिन्ड। तो जैसे ही हमें एम्प्लॉयज की नीड अराइज होती है, ठीक है, उनकी आवश्यकता अराइज होती है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है। रिक्रूटमेंट में हमें एप्लीकेशन बुलानी होती है, एप्लीकेशन आ चुकी है, रिक्रूटमेंट इज ओवर, सिलेक्शन इज स्टार्टेड। अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के दौरान डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज आर सर्च। तो रिक्रूटमेंट में हमने क्या किया था, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च किया था, जो एम्प्लॉय इस जॉब को पूरा कर सके ऐसे एम्प्लॉय को हमने सर्च किया था। एंड द कैंडिडेट आर स्टिमुलेटेड, और कैंडिडेट को हमने स्टिमुलेट किया था, उन्हें बेटे हमने, ठीक है, स्टिमुलेट यानी कि उन्हें हमने क्या किया था, मोटिवेट किया था, ठीक है, टू अप्लाई फॉर द जॉब, टू सेंड द एप्लीकेशन फॉर द जॉब। When the application of all the willing person are received, जब सभी willing person की application में मिल जाती है, the process of recruitment is over, तो recruitment process खत्म हो जाता है। तो recruitment process बेटे खत्म हो जाता है जैसे हमें application मिल जाती है। Once we receive the application, recruitment is over and the selection is started, ठीक है। In the process of selection, qualification of the application are compared with the qualification required for the job। तो selection में सबसे पहले जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसे चेक किया जाता है, जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है। दोज एप्लीकेंट हु फुलफिल द क्वालिफिकेशन, ठीक है, दे आर सेलेक्टेड, ठीक है, तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि भाई उन्हें अब हमें आगे फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाना है। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट, एफर्ट्स आर मेड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पर्सन। तो रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसीलिए वो एक पॉजिटिव प्रोसेस थी। जबकि ऑन द अदर हैंड सिलेक्शन में बेटे नंबर ऑफ एप्लीकेशन को हम रिड्यूस करते चले जाएंगे, इसीलिए ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन। अब देखिए सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस, अब मीनिंग आ रही है आपके सामने, डेफिनेशन आ रही है, अब आप उसे ध्यान रखोगे, याद रखोगे। Selection refers to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests for the predetermined numbers out of a large number of applications. तो सिलेक्शन में बेटे जो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, उस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन में से हमें बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। उनका सिलेक्शन कैसे करना है, थ्रू वेरियस टेस्ट एंड थ्रू वेरियस प्रोसेस, ठीक है। सो सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग द जॉब एप्लीकेंट। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, स्क्रीनिंग द जॉब एप्लीकेंट्स टू एंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन के अंदर बेटे स्क्रीनिंग की जाती है, छटनी की जाती है, स्क्रीनिंग को हम हिंदी में कहते हैं छटनी। तो छटनी की जाती है यानी कि स्क्रीनिंग की जाती है टू एंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, ठीक है। और छटनी के दौरान हम ये मेक श्योर करते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो बेटे, एक डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। ये नहीं कि एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर दें जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान हमें बाद में भुगतना पड़ जाए, नो बेटे। तो सिलेक्शन के दौरान हम मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या हो गया, सिलेक्शन का मतलब होता है स्क्रीनिंग से, स्क्रीनिंग के अंदर जो जॉब एप्लीकेशन आती है उसमें से हम मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या होता है, स्क्रीनिंग, छटनी होती है, ठीक है, स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेंट, जॉब एप्लीकेंट्स की हम स्क्रीनिंग करते हैं एंड मेक श्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, ठीक है। अब स्टेप्स देखिए सिलेक्शन में, सबसे पहला स्टेप आ रहा है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग।
प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले प्रारंभिक छटनी यानी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाती है बेटे। ये प्रारंभिक स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? सबसे पहले उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है, प्राथमिक। प्रीलिमिनरी को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक, प्रारंभिक या प्राथमिक, प्रारंभिक या प्राथमिक स्क्रीनिंग यानी छटनी। तो प्रारंभिक छटनी की जाती है, प्राथमिक छटनी की जाती है बेटे। कैसे की जाती है? देखिए, बुक सबके पास होनी चाहिए। अब मैं एक एक करके नाम लेता हूँ बच्चों का, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है ये जो बच्चे लाइव है ये क्लास ले भी रहे हैं, ऑन करके चले गए। साक्षी, कैन यू हियर मी? साक्षी नहीं है। मोहित, एक बार बस यस का जवाब दीजिए आप मुझे। मोहित, मोहित कैन यू हियर मी? इसका मतलब मोहित ने ऑन करके छोड़ रखा है, वो कहीं घूम रहा है मजे से। ठीक है। कामना, कामना कैन यू हियर मी? कामना, ओके, कामना इज प्रेजेंट, शी इज टेकिंग द क्लास सीरियसली। सुदेश, सुदेश, okay, he is also taking the class. Ankit, just say yes, just say yes. Ankit, भाग गया। योगिंदर, योगिंदर सिंह, योगिंदर, ओके। विकास यादव, विकास आर यू हियर? ठीक है। प्रियंका, प्रियंका आर यू हियर? पलक, पलक आर यू देयर? पलक, ओके। पलक, पलक है, प्रियंका है, विकास, विकास नहीं है, योगिंदर है, सुदेश है, कामना है, अंकित है, साक्षी, साक्षी आर यू हियर? साक्षी, ओके। मिंटू, मिंटू आर यू हियर? मिंटू, ओके। तो ठीक है, आप लोग सब प्रेजेंट है, क्लास ले रहे हैं इसका मतलब, वरना कई बच्चे होते हैं ऑन करके छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे हैं एक दो बच्चे, नाम लूंगा मैं बाद में। देखिए, तो हम देख रहे हैं सिलेक्शन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रारंभिक छटनी की जाती है बेटे। सिलेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है कैंडिडेट को, तो आपको छटनी करनी है। तो देखिए छटनी कैसे होती है। So preliminary screening helps the concerned manager to eliminate the unqualified or unfit application based on the information supplied in the application form. तो बेटे देखिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर सबसे पहले जो मैनेजर होता है बेटे, वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड स्किल, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस से मैच करता है एप्लीकेशन को। और जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड स्किल, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो मैच नहीं कर पाती, पूरा नहीं कर पाती बेटे, उनकी स्क्रीनिंग कर दी जाती है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, उनकी छटनी कर दी जाती है। हमने सेलेक्ट कर दिया कि ये लोग क्वालिफिकेशन पूरा नहीं कर रहे, इन्हें बुलाया ही नहीं जाएगा जॉब के लिए। ठीक है बेटे। फिर आता है, ये काम करने के बाद छटनी कर दी हमने, अलग कर दिया उन कैंडिडेट को जिन्हें हम बुलाएंगे ही नहीं। उसके बाद एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू किया जाता है, प्रारंभिक इंटरव्यू किया जाता है। और इंटरव्यू में तो आपको पता ही क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। उसमें जो मैनेजर होता है बेटे, वो कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस आस्क करता है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बेसिकली उसके बारे में जनरल नॉलेज टेक करने के लिए किया जाता है बेटे। ठीक है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जॉब रिलेटेड बहुत कम होता है, वो उसके मेनली पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है कि भाई उसकी एज क्या है, ठीक है, वो एजुकेशन उसकी क्या है, परिवार में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। तो शुरू में उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रीलिमिनरी इंटरव्यू किया जाता है। So preliminary interview have to reject the misfit for reason. जो misfit होते हैं, जिनके आंसर हमें अच्छे नहीं लगते, उन्हें हम बेटे रिजेक्ट कर देते हैं। Which did not appear in the application form. जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी बेटे, अप्रोप्रिएट नहीं दे रखा था, उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के जरिए उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हमने की थी, कर दी। इस प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में दो स्टेप किए गए। सबसे पहले तो हमने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चेक करी सब लोगों की, और जो लोग उस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर रहे थे बेटे, उन्हें हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उन्हें हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। फिर हमने क्या किया? उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू यानी कि प्रारंभिक इंटरव्यू हमने किया। और उस इंटरव्यू में बेटे जिन लोगों की पर्सनैलिटी हमें समझ नहीं आई, जिन लोगों का बेटे स्वभाव, बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगा, उसे भी हमने रिजेक्ट कर दिया। और जिनका अच्छा लगा उसे हमने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, सेकंड प्रोसेस के लिए अप्लाई करवा लिया। ठीक है बेटे। सेलेक्ट सेकंड। देखिए, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करने के बाद लोगों का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, टेस्ट लिया जाता है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो चुकी है। सेकंड आपका आएगा सिलेक्शन टेस्ट। अब कुछ टेस्ट होते हैं वो आपको पास करने पड़ते हैं बेटे, आपको तो पता ही है टेस्ट। ठीक है,
तो टेस्ट हमें पास करने पड़ते हैं। तो देखिए इन द सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर या सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान सिलेक्शन टेस्ट हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस। तो सिलेक्शन जो टेस्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। थ्रू दीज टेस्ट, इन टेस्ट की सहायता से एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट आर मेजर। तो बेटा इन टेस्ट की सहायता से कैंडिडेट की एबिलिटी एंड स्किल्स, एबिलिटी यानी कि क्षमताएं, उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, एंड स्किल्स, और उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, काम करने का कौन कौन सा कौशल उसके पास है, ये सब चेक किया जाता है। These tests are divided into following category। अब देखिए अलग अलग टेस्ट होते हैं एक पर्सन को जज करने के। सबसे पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है बेटे। इंटेलिजेंस टेस्ट का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो विषम परिस्थितियों में, नेगेटिव सर्कमस्टेंस में भी बेटे अच्छे डिसीजन लेकर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाता है। जबकि जो नॉन इंटेलिजेंट पर्सन है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो अपनी बुद्धि का यूज नहीं करता बेटे, ठीक है, वो फिर विषम परिस्थितियों के सामने हार जाता है, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में लॉस कर जाता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसीलिए उनका सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट बेटे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन सी चीजें उनकी चेक की जाती है। So it is used to measure the intelligence quotient of an individual। तो इस टेस्ट के जरिए उनका क्या है, उनका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट चेक किया जाता है, आईक्यू चेक किया जाता है। एक ऐसे समझते हो ना आईक्यू बेटे, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसका आईक्यू हाई होता है, जो नॉन इंटेलिजेंट होता है उनका आईक्यू लो होता है। सेकंड, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। बेटे इंटेलिजेंस ऐसे पता लगता है उनकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, क्योंकि जिन पर्सन की लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है उन्हें एक बार सिखाया जाता है वो एक बार ही सीख जाते हैं, जबकि जिनकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती उन्हें बार बार सिखाने पर भी, बार बार उन पे मेहनत करने पे भी वो नहीं सीख पाते बेटे, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, वो इंटेलिजेंट है ही नहीं, इसलिए सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इससे उनकी लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक द डिसीजन एंड जजमेंट ये चेक की जाती है बेटे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंटेलिजेंट टेस्ट के अंदर सबसे पहले तो उनका आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट चेक किया जाता है, और सेकंड बेटे ये मेजर किया जाता है कि अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी ब्रिलियंट होगी, वो जल्दी सीख पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है, और वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बेटे। सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट बेटे, तो सेकंड टाइप का टेस्ट हम कौन सा ले सकते हैं, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हम उनका ले सकते हैं। देखिए it is used to measure the individual potential for learning the new skills। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम उसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल समझते हो ना, क्षमता, हम देखते हैं उसमें कितनी क्षमता है। अगर उस बंदे को सिखाया जाए, उसे बेटे ट्रेनिंग दी जाए, वो कार्य कर सकता है नहीं कर सकता, क्षमताएं देखनी पड़ती हैं उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर उसकी लर्निंग एबिलिटी देखते हैं, सीखने की क्षमता कितना जल्दी सीख पाएगा, और यहाँ पर उसकी पोटेंशियल हम चेक करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल कितनी है उसके अंदर, क्षमताएं कितनी है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिसमें क्षमताएं तो बहुत ज्यादा होती है बच्चे, ठीक है, लेकिन वो उन क्षमताओं का यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो इंडिविजुअल की पोटेंशियल देखी जाती है फॉर लर्निंग द न्यू स्किल, कि भाई न्यू स्किल को ये कितना जल्दी लर्न कर पाते हैं, ठीक है, कितना जल्दी सीख पाते हैं। कोई नई चीज अगर इन्हें सिखाई जाए तो ये इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, इनमें पोटेंशियल होगी या नहीं। इट इंडिकेट द पर्सन्स कैपेसिटी टू डेवलप, और यहाँ पर्सन की कैपेसिटी यानी क्षमताएं भी देखी जाती है, ठीक है, डेवलप होने की, विकास होने की या विकसित होने की, ठीक है। तो दो टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट और एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस में क्या देखी जाती है, लर्निंग एबिलिटी, और एप्टीट्यूड में क्या देखे जाते हैं, उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमताएं देखी जाती है, उसकी पावर देखी जाती है। थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब उस पर्सन की पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसका व्यक्तित्व देखा जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, उसका व्यक्तित्व किस तरह का है, ठीक है। अच्छी पर्सनैलिटी हो, मैनेजरियल जॉब के लिए भाई अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी हाइट, ठीक है, अच्छा सब कुछ आपको अच्छा चाहिएगा, तो इसलिए देखी जाती है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में देखिए इट इज यूज्ड टू नो द क्लूज ऑफ ए पर्सन्स इमोशन। तो पर्सनैलिटी के अंदर उसके इमोशन चेक की जाएंगी, ठीक है, वो किस तरह से इमोशन शो करता है, अग्रेसिव है, ठीक है, या फिर ज्यादा इमोशनल है, उसका रिएक्शन कैसा निकल कर आएगा, उसकी मैच्योरिटी लेवल कितना है बेटे, ठीक है, मैच्योरिटी यानी कि उसमें समझ कितनी है, वैल्यू सिस्टम कैसा है उसका, एक्सेप्ट, ये सब चीजें चेक की जाती है। इट प्रोवाइड्स टू ओवरऑल पर्सनैलिटी, और इससे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेटे, ठीक है, रेट किया जाता है। तो ये था पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसकी इमोशन देखेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे, उसकी मैच्योरिटी लेवल देखेंगे, उसका वैल्यू सिस्टम, वो किसे वैल्यू करता है, ठीक है, वो मोरल वैल्यू जो होती है
उन्हें फॉलो करता है या नहीं करता भाई, या फिर वो दूसरे रास्तों पर भी चलना शुरू होता है। काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक सही रास्ता, एक गलत रास्ता, ठीक है। तो हमेशा आपको सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो मोरल वैल्यूज चेक की जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट के जरिए। फोर्थ है बेटे ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड जरूरी होता है भाई, क्योंकि जिस ट्रेड में उसका सिलेक्शन होना है उसमें वो निपुण होना चाहिए, उसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। तो फोर्थ टाइप की कौन सा टेस्ट है बेटे आपका? ट्रेड टेस्ट। फोर्थ टाइप का है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड का मतलब आप समझते हो व्यापार, और यहाँ फिलहाल ट्रेड का मतलब स्पेशलाइजेशन से है कि जिस चीज में वो स्पेशलाइजेशन है उसका टेस्ट उसे लिया जाएगा। मान लीजिए उसने क्लर्क के लिए अप्लाई किया है, तो भाई क्लर्क के लिए कंप्यूटर तो उसे ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर उसे चलाना आना चाहिए, उसकी कीबोर्ड पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, उसकी टाइपिंग स्पीड बेटर होनी चाहिए बेटे। तो फिर ट्रेड टेस्ट उसका लिया जाता है कि जिस पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया है उस पोस्ट में स्पेशलाइज्ड है या नहीं है बेटे, ट्रेड टेस्ट। So it is used to measure the existing skills of an individual। तो बेटे ये जो ट्रेड टेस्ट होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की स्किल्स को चेक करने के लिए लिया जाता है। भाई जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है वो जॉब उसे आती भी है या नहीं है, या वैसे ही हवा में तीर मार कर ये आ गया इंटरव्यू देने के लिए, तो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा बेटे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसे कंप्यूटर चलवाया जाएगा, उसे कंप्यूटर ऑपरेट करवाया जाएगा। It is measure the level of knowledge and proficiency in the area of professional or technical training। तो इससे उसका देखा जाता है भाई कि वो अपने एरिया में प्रोफेशनल है या नहीं है, वो अपनी ट्रेड में, वो अपने काम में निपुण है या नहीं है, स्पेशलाइज्ड है या नहीं है बेटे, उसे प्रोफेशनल नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, उसे टेक्निकल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो समझ जाइए आप, ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है उस जॉब में वो निपुण स्पेशलाइज्ड है या नहीं है बेटे, ठीक है। तो ये होता है उसका ट्रेड टेस्ट। फिर है इंटरेस्ट टेस्ट। बेटे इंटरेस्ट टेस्ट भी काफी जरूरी होता है, ठीक है। भाई कई बार लोगों की मजबूरी हो जाती है जिसके कारण मजबूरी के चलते जिस चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं भी होता वो काम भी उन्हें करना पड़ जाता है बेटे। तो लेकिन वो काम बेशक से कर ले, लेकिन उसमें फिर वो मन लगाकर काम नहीं कर पाते, इसका खामियाजा फिर ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। तो हमें फिर उसका इंटरेस्ट टेस्ट भी लेना पड़ता है कि भाई जिस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया है उसमें वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, या इस पर्सन की कोई और मजबूरी तो नहीं है जॉब को करने की वजह से, ठीक है। तो फिर सिलेक्शन टेस्ट उसका लिया जाता है। तो आपने देखा सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्यों लिया जाता है? ताकि एबिलिटी और स्किल चेक की जा सके बेटे। 5 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसमें पर्सन का आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक किया जाता है, और इसमें बेटे पर्सन की लर्निंग एबिलिटी पर मुख्य फोकस होता है। मेन फोकस लर्निंग एबिलिटी। एप्टीट्यूड टेस्ट था जिसके अंदर पर्सन की पोटेंशियल यानी कि क्षमताएं चेक की जाती है, क्षमताओं का विकास किया जाता है बेटे। उसके अंदर उसकी कैपेसिटी देखी जाती है कि वो डेवलप होने के लायक है भी या नहीं है, काम करने के लायक है भी या नहीं। फिर आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसकी इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसका वैल्यू सिस्टम, ये सब चेक की जाती है। फिर का ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में उसका एग्जिस्टिंग स्किल चेक किया जाता है कि जिस काम पे उसने अप्लाई किया है, जिस काम को करना चाहता है उसमें वो स्किलफुल है भी या नहीं है, उसकी उसे नॉलेज है या नहीं है, उसमें उसका प्रोफेशनल बेटे उसका इंटरेस्ट जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस काम के लिए हम उसे जॉब दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना बड़ा जरूरी है बेटे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। ये था सेकंड स्टेप, ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड स्टेप देखिए अब इसका, बस ये एक और पॉइंट हो पाएगा, उसके बाद आज की क्लास हम फिनिश करेंगे। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू बेटे। देखिए पहली स्टेज में भी इंटरव्यू हुआ था, लेकिन मैंने बताया था वो केवल एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू था। उसकी जनरल नॉलेज के बारे में हम जानना चाहते थे, उसके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं ये जानना चाहते थे वैसे, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है ये जानना चाहते थे भाई, उसका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है ये जानना चाहते थे बेटे, उसका बिहेवियर कैसा है ये जानना चाहता था, वो सर्कमस्टेंसेस को या सिचुएशन को रिस्पॉन्स कैसे करता है ये जानना चाहते थे। तो वो था बेटे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। लेकिन अब आ रहा है ट्रेड रिलेटेड इंटरव्यू यानी कि वर्क रिलेटेड इंटरव्यू। जो वर्क वो करेगा बेटे, ठीक है, जिस जगह उसे काम दी जाएगी उस जगह से रिलेटेड हम उसका इंटरव्यू लेंगे, यानी जिसका नाम होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो अब उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, जिस काम को वो करना चाहता है उससे रिलेटेड उसका इंटरव्यू होगा। देखिए हैविंग सक्सेसफुली क्लियर ऑल द टेस्ट, तो जो व्यक्ति बेटे उन सभी टेस्ट को क्लियर कर देते हैं उन्हें थर्ड स्टेप के लिए बुला लिया जाता है, यानी कि उनका इंटरव्यू लिया जाता है, वो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यू, ठीक है। तो जो लोग इन टेस्ट को क्लियर कर देते हैं बेटे उन्हें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है।
इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू सी द लुक ऑफ द कैंडिडेट। तो इसमें उसका ऑब्जेक्टिव होता है कैंडिडेट का लुक देखना, ठीक है, हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का तरीका देखना बेटे, हिज कंडक्ट ऑफ टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट कैसा है बेटे, ठीक है, ये देखना। जिसका टेम्परामेंट मजबूत होता है वो हर सिचुएशन को पार कर जाता है, और जिसका टेम्परामेंट वीक होता है बेटे वो सिचुएशन के सामने ढह जाता है। हिज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट जानना, उसकी रुचि, के भाई जो जॉब उसे मिलने वाले उसमें उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है बेटे, वो चीजों को कैच कर रहा है टाइमली या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये देखा जाता है। एंड मैच्योरिटी लेवल, और साथ ही साथ उसका मैच्योरिटी लेवल भी चेक किया जाता है। अब देखिए इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी बेटे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटी, उसकी फिजिकल यानी उसका अपीयरेंस कैसा है ये चेक किया जाता है भाई, ठीक है, उसकी हाइट कैसी है, उसका भाई लुक कैसा है, क्योंकि मैनेजर जॉब के लिए बेटे दोनों चीजें जरूरी होती है, लुक भी आपका थोड़ा अच्छा होना जरूरी होता है। तो फिजिकल क्वालिटी उसकी देखी जाती है बेटे। फिर है वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्री, फिर हम उसकी जो डिग्री उसने बताई हुई है, भाई जो क्वालिफिकेशन उसने बताई उसे वेरीफाई करते हैं कि ये वाकई में क्वालिफिकेशन उसने ले रखी है या नहीं ले रखी, या झूठी, ठीक है, फर्जी दस्तावेज तो नहीं बनवा रखे वैसे ही। इंटरेस्ट इन द वर्क, फिर हम उसका इंटरेस्ट देखते हैं, जो जॉब हम उसे देने वाले हैं उसमें उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। क्विक विटेडनेस, क्विक विटेडनेस का मतलब होता है कितने जल्दी वो काम को पकड़ता है, जितना जल्दी वो कैच करता है बेटे, हमने उसे एक बार ट्रेनिंग दी वो काम को सीख गया, और दूसरा पर्सन 10 बार ट्रेनिंग देने के बाद भी काम को नहीं सीखा। तो क्विक विटेडनेस, कितनी जल्दी वो कैच कर रहा है चीजों को। जनरल इंटेलिजेंस, उसका इंटेलिजेंस लेवल देखा जाएगा, लर्निंग एबिलिटी देखी जाएगी कि वो चीजों को सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, और साथ ही साथ मेमोरी पावर, भाई चीजों को वो याद रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, ये चीजें देखी जाती, ठीक है। तो देखिए इंटरव्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, एक होता है फाइनल इंटरव्यू। तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में जो होता है उसमें कैंडिडेट बेटे फिजिकली और मेंटल एग्जामिनेशन लिया जाता है, फिजिकल शारीरिक रूप से सही है, मेंटली दिमागी तौर पर भी वो सही है, ये देखा जाता है। Those who found deficient, जिनमें कमी देखने को मिलती है, they are not included in the next process। तो जिन लोगों में कमी दिखती है या फिजिकल वीकनेस हो या फिर मेंटली वीकनेस हो, उन्हें नहीं बुलाया जाता आगे के लिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर उनका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लिया जाता है, और फिर बारी आती है फाइनल इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बेटे दो टाइप का है, पता रखा है बुक में, दो टाइप का इंटरव्यू होता है। प्रीलिमिनरी जिसमें उसकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस चेक की जाती है बेटे, उसकी जनरल इंफॉर्मेशन ली जाती है, फिर आखिरी में उसका फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है। देखिए फाइनल इंटरव्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज मोस्टली कंडक्टेड इन टू स्टेज। तो फाइनल इंटरव्यू दो स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर पर्सनल मैनेजर या एचआर मैनेजर जिसे हम कहते हैं बेटे, एचआर मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता है और सारी की सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो शुरुआत में बेटे एचआर मैनेजर ही उसका इंटरव्यू लेता है, क्योंकि एचआर ही वो व्यक्ति है जो लोगों को हायर करता है, अपॉइंट करता है। तो एचआर मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता है, एचआर इंटरव्यू लेता है आपका। Those found suitable on the basis of appraisal, they are directed for interview with the departmental manager। जो लोग सही इंटरव्यू देते हैं, एचआर मैनेजर जिससे इंप्रेस हो जाता है, जिन्हें सही लगता है, फिर उसका इंटरव्यू डिपार्टमेंटल मैनेजर से करा देता है। जैसे मान लीजिए हमें एक सेल मैनेजर चाहिए बेटे, तो सेल पर्सन चाहिए या सेल मैनेजर हमें चाहिए, तो पहले उसका इंटरव्यू एचआर मैनेजर लेगा, और एचआर मैनेजर के बाद जो जनरल मैनेजर होता है उससे उसका इंटरव्यू कराया जाएगा। अगर हमें एक सेल्समैन चाहिए, फिर सोचिए किससे इंटरव्यू होगा, सेल्समैन। पिछली बार मैंने कहा सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर की अपॉइंटमेंट कर रही है, पहले कौन लेगा इंटरव्यू, एचआर, और फिर कौन लेगा, जनरल मैनेजर। लेकिन अब मुझे सेल्समैन की आवश्यकता है, पहले एचआर मैनेजर लेगा और फिर उसके बाद सेल्स मैनेजर लेगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो सेल मैनेजर वो डिपार्टमेंटल मैनेजर है, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो बेटे डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ उसका फेस टू फेस कांटेक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और अगर बेटे सेल मैनेजर उसे सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर उसे वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए डिक्लेयर कर देता है, उसका फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें बेटे वैसे तो 8 पॉइंट है, लेकिन अभी 3 ही पॉइंट हो पाए हैं और टाइम हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। तो आज 3 पॉइंट हमने कराए, कल ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हम कंप्लीट आपको करा देंगे बेटे। क्लास लेते रहिए डेली, ठीक है, और स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, द क्लास इज ओवर, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।